दुनिया में एक ऐसा क्लब है जिसकी मेंबरशिप हर कोई नहीं चाहता, लेकिन इसका सदस्य होने का मतलब है बेहिसाब ताकत। यह है न्यूक्लियर क्लब। तो आज हम इसी क्लब के सदस्यों को जानेंगे कि किसके पास परमाणु बम है और क्यों। आज की तारीख में इस बेहद एक्सक्लूसिव क्लब में सिर्फ 9 देश हैं। जी हां, पूरी दुनिया में बस 9। और इनके पास जो ताकत है वो कोई मामूली ताकत नहीं है। ये वो ताकत है जो सचमुच पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, और इसीलिए इस क्लब की मेंबरशिप इतनी गंभीर बात मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले दुनिया का ये सबसे खास क्लब है क्या, फिर कोल्ड वॉर के वो संस्थापक सदस्य कौन थे, उसके बाद नए सदस्य और नए नियम, फिर देखेंगे कि कैसे हथियार साझा और त्यागे भी जाते हैं, और आखिर में आज का न्यूक्लियर लैंडस्केप कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दुनिया का सबसे खास क्लब। आखिर ये 9 सदस्य हैं कौन? तो ये हैं वो 9 देश। इस क्लब की शुरुआत हुई अमेरिका के साथ 1945 में, और सबसे नया सदस्य है नॉर्थ कोरिया, जिसने 2006 में अपना पहला टेस्ट किया। यहाँ हर देश के पहले टेस्ट का साल और उनके पास अंदाजन कितने हथियार हैं वो दिया गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, रूस और अमेरिका आज भी इस मामले में सबसे आगे हैं, बहुत आगे। आप जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बात करते हैं कोल्ड वॉर के उन संस्थापक सदस्यों की। यहां जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो है इनकी रफ्तार। अमेरिका ने 1945 में टेस्ट किया और अगले 20 साल के अंदर ही 4 और देश इस दौड़ में शामिल हो गए। सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस और फिर चीन। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था, जहां एक का एक्शन दूसरे के रिएक्शन की वजह बन रहा था। लेकिन देखिए, हर देश की अपनी एक कहानी थी, अपनी एक वजह। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया नाजी जर्मनी को हराने के लिए। सोवियत यूनियन ने जासूसी के दम पर फटाफट बराबरी कर ली, जिसने दशकों तक चलने वाली हथियारों की होड़ शुरू कर दी। यूके ने अपना अलग रास्ता चुना जब अमेरिकी नीतियों में बदलाव आया। फ्रांस को अपनी स्ट्रेटेजिक आज़ादी चाहिए थी, वो अमेरिका और यूके पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। और जब चीन और सोवियत यूनियन के बीच दरार आई तो चीन ने भी अपना प्रोग्राम तेज कर दिया। कोल्ड वॉर के बाद क्लब तो बढ़ा, लेकिन इस बार नियम और वजह दोनों अलग थे। अब लड़ाई ग्लोबल दबदबे की नहीं, बल्कि अपने आस पड़ोस यानी क्षेत्रीय सुरक्षा की थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत और पाकिस्तान है। भारत ने 1974 में चीन से सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर अपना पहला परीक्षण किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम डेवलप किया। फिर जब भारत ने 1998 में हथियारों का टेस्ट किया तो पाकिस्तान ने भी कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने टेस्ट कर दिए। ये क्लासिक रीजनल आर्म्स रेस थी। फिर आता है इजराइल, जो इस क्लब का सबसे रहस्यमयी सदस्य है। उन्होंने न्यूक्लियर एम्बिग्विटी या कह लें परमाणु अस्पष्टता की पॉलिसी अपनाई है। मतलब वो न तो मानते हैं कि उनके पास हथियार हैं और न ही इनकार करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और आखिर में सबसे नया और सबसे विवादास्पद सदस्य नॉर्थ कोरिया। उनका रास्ता बिल्कुल साफ और दुनिया को एक तरह से चुनौती देने वाला था। पहले उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी साइन की, फिर 2003 में उससे बाहर निकल गए और 2006 में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर डाला। लेकिन इस क्लब की कहानी सिर्फ हथियार बनाने की नहीं है, कुछ खास नियम और अपवाद भी हैं। अब देखते हैं हथियारों को साझा करने और उन्हें छोड़ने की ये अनोखी कहानी। तो न्यूक्लियर शेयरिंग ये आखिर है क्या? ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील है जिसमें एक न्यूक्लियर पावर वाला देश अपने हथियार किसी सहयोगी देश की जमीन पर तैनात करता है। मकसद होता है दुश्मन को डराना और अपने सहयोगी को सुरक्षा का भरोसा देना। तो ये कौन कर रहा है? नेटो के तहत अमेरिका ने अपने B61 बम बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की में रखे हुए हैं। और हाल ही में 2023 में रूस ने भी ऐलान किया कि वो बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा। अब एक सवाल, जरा सोचिए, इतिहास में कितने देशों ने परमाणु हथियार बनाने के बाद उन्हें अपनी मर्जी से पूरी तरह खत्म कर दिया होगा? कोई अंदाजा? संख्या है सिर्फ एक, दक्षिण अफ्रीका। इतिहास में ये इकलौता ऐसा देश है जिसने पहले न्यूक्लियर वेपन बनाए और फिर उन्हें अपनी मर्जी से पूरी तरह नष्ट भी कर दिया। एक ऐसा कदम जो आज भी एक मिसाल है। लेकिन कुछ और देशों ने भी एक अलग रास्ता चुना और परमाणु शक्ति बनने से इनकार कर दिया। जब सोवियत संघ टूटा तो बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन, इन तीनों को विरासत में परमाणु हथियार मिले। लेकिन इन तीनों ने समझदारी दिखाते हुए अपने हथियार रूस को वापस सौंप दिए। इनके अलावा ब्राजील, अर्जेंटीना,
स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने अपने रिसर्च प्रोग्राम्स को बीच में ही बंद करके इस क्लब में शामिल न होने का फैसला किया। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि आज की जमीनी हकीकत क्या है, आज का परमाणु परिदृश्य कैसा दिखता है। ये चार्ट असल में पूरी कहानी एक नज़र में कह देता है। दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 44% रूस के पास है और 42% अमेरिका के पास, यानी दोनों को मिला दें तो करीब 86%। बाकी के 7 देशों के पास मिलाकर भी सिर्फ 14% के आसपास है। ये दिखाता है कि दबदबा आज भी उन 2 शुरुआती सुपर पावर्स का ही है। और ये स्लाइड इस सच्चाई को और भी जोरदार तरीके से सामने रखती है। एक तरफ है रूस और अमेरिका, दोनों के पास 5000 से ज्यादा वॉरहेड्स हैं, और दूसरी तरफ हैं बाकी के 7 देश जिनके कुल हथियार मिलाकर भी 1500 से कम है। तो असल में ये 3 भंडारों की कहानी है, 2 विशाल और एक बाकी सबका मिलाकर। तो आखिर में बात यह है कि इस न्यूक्लियर क्लब की कहानी असल में ताकत, डर और एक बहुत ही नाजुक वैश्विक संतुलन की कहानी है। एक ऐसा बैलेंस जो हमेशा एक पतले धागे पर टिका रहता है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज की इस दुनिया में जहां देशों की दोस्ती दुश्मनी बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एक बड़ा सवाल ये है, दुनिया के सबसे खास क्लब में शामिल होने की कोशिश करने वाला अगला कौन हो सकता है।